प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर। अहमदाबाद और भुज में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस यूयू ललित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। मामलों को सूचीबद्ध करने में पारदर्शिता लाने का रहेगा प्रयास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के अतिवृष्टि प्रभावित धौलपुर जिले का किया हवाई सर्वेक्षण। कहा, सर्वे कार्य जल्द पूरा कर लोगों को दिया जाएगा संबल। चंबल बेसिन आयोग ने कहा, स्थिति अब नियंत्रण में। राजस्थान विश्वविद्यालय सहित प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में चुनाव के परिणाम जारी। महारानी महाविद्यालय में मानसी वर्मा और महाराजा कॉलेज में संदीप गुर्जर बने अध्यक्ष। और प्रदेश में मानसून की तेज बारिश का दौर फिलहाल थमा। अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों में स्थिति हो रही है सामान्य। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ सेना का राहत कार्य जारी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या चौधरी आपके साथ और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह अहमदाबाद और भुज में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद में साबरमती नदी पर बने फुटओवर ब्रिज का लोकार्पण करने के बाद रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 अगस्त को अपने गुजरात दौरे के दौरान राज्य को कई विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम मोदी 27 अगस्त को अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव को संबोधित करेंगे। ये आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। इस दौरान गुजरात के विभिन्न जिलों से 7,500 महिला खादी कारीगर एक ही समय और एक ही स्थान पर चरखा कातती नजर आएंगी। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर महिला, वो दिशा के अंदर देश के वड़ा प्रधान आज खादी को भी ले जा रहे हैं। और खादी मात्र गुजरात की पहचान नहीं, पूरे देश की पहचान नहीं, मगर पूरे विश्व के अंदर यानी कहा जाए तो देश के वड़ा प्रधान खादी के प्राण एम्बेसडर है तो भी कम है। इस कार्यक्रम में चरखों के विकास को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें 1920 के दशक में इस्तेमाल किए गए विभिन्न पीढ़ियों के 22 चरखों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नए कार्यालय भवन और साबरमती पर अटल फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये रिवर फ्रंट के पूर्व और पश्चिम को जोड़ता है। ये पुल सरदार ब्रिज और एलिस ब्रिज के बीच स्थित है। ब्रिज का डिजाइन शहर में आयोजित पतंग उत्सव से प्रेरित है। प्रधानमंत्री 28 अगस्त को भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित यह स्मृति वन अपनी तरह की अनूठी पहल है। इसे लगभग 470 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। ये 2001 के भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लगभग 13,000 लोगों की मौत के बाद यहाँ के लोगों द्वारा दिखाई गए दृढ़ता के अदम्य भावना को दर्शाने के लिए बनाया गया है। इस भूकंप का केंद्र भुज में था। इस स्मारक में उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और कुल मिला के वहाँ पे अलग अलग कार्यों के माध्यम से वहाँ पूरे स्मृति वन को वहाँ जोड़ा गया है और आने वाले समय में कच्छ का एक पर्यटक बड़ा स्थल भी बनेगा। प्रधानमंत्री भुज में करीब 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सरदार सरोवर परियोजना की कच्छ शाखा नहर का उद्घाटन करेंगे। इस नहर की कुल लंबाई लगभग 357 किलोमीटर है। ये नहर कच्छ में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने और कच्छ जिले के सभी 948 गाँवों और 10 कस्बों में पेयजल उपलब्ध कराने में मदद करेगी। इसको लेकर स्थानीय लोगों और किसानों में भारी उत्साह है। कई सालों की एक जो आस है वो पूर्ण हो रही है और किसान माननीय मोदी साहब का धन्यवाद करने के लिए, माननीय मोदी साहब को साधुवाद देने के लिए और अभिवादन करने के लिए 28 तारीख को किसान भी आने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे और जुड़ेंगे और मोदी साहब का आभार व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री सरहद डेयरी के नए स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकेटिंग प्लांट, भुज में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, गांधीधाम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर, अंजार में वीर बाल स्मारक,
आदि कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री भुज भीमासर रोड सहित 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री भारत में सुजुकी के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महात्मा मंदिर गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारत में सुजुकी समूह की 2 प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस यूयू ललित ने शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में शपथ दिलाई। जस्टिस भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने। इस अवसर पर जस्टिस ललित ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि मामलों को सूचीबद्ध करने में पारदर्शिता रहे। श्री उदय उमेश ललित। शनिवार को देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस उदय उमेश ललित ने शपथ ली। आई उदय उमेश ललित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस ललित को शपथ दिलाई। Having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, 3 अगस्त को तत्कालीन सीजेआई जस्टिस एनवी रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस ललित के नाम की अनुशंसा की थी, जिसे राष्ट्रपति ने 10 अगस्त को स्वीकृति दे दी थी। शपथ समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई कैबिनेट मंत्री और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई वर्तमान और पूर्व जज शामिल हुए। जस्टिस ललित 2014 में सुप्रीम कोर्ट जज बनाए गए। वह उन चुनिंदा जजों में से हैं जिन्हें वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वह कई अहम मामलों में पेश हुए। आपराधिक मामलों में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें हाई प्रोफाइल 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त किया गया था। जिन अहम मामलों में जस्टिस ललित ने सुनवाई की और फैसले सुनाए, उनमें 3 तलाक, केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश शामिल हैं। जस्टिस ललित का कार्यकाल लगभग 2.5 महीने का है और वो इसी साल 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। उनके पूर्ववर्ती सीजेआई जस्टिस एनवी रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त को पूरा हो गया था। वह करीब 1 साल 4 महीने इस पद पर रहे। इस दौरान जस्टिस रमन्ना ने कई अहम मामलों की सुनवाई की। सीजेआई बनने से पहले वह उस संविधान पीठ का भी हिस्सा रहे जिसने ये फैसला दिया कि सीजेआई ऑफिस आरटीआई के दायरे में आता है। सीजेआई के तौर पर जस्टिस रमन्ना को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों के खाली पदों को तेजी से भरने के लिए भी याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के अतिवृष्टि प्रभावित धौलपुर जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने राजाखेड़ा क्षेत्र के अंडवा पुरेनी, बक्सपुरा, चीलपुरा सहित विभिन्न गांवों का दौरा कर आमजन से मिले और अधिकारियों से हालात के बारे में फीडबैक लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अधिक बारिश से राज्य में कई जगह बाढ़ की स्थिति हो गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सर्वे कार्य जल्द पूरा कर लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। उनको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से। आपके वादे, आपके वीडियो हमने दिखाया मीडिया वालों को, भाई हम नहीं कह रहे, खुद कह रहे हैं, सुन लीजिए। उसके बाद में आप क्यों नहीं याद करते हो और क्यों नहीं आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हो? ये बाढ़ आ रही है और ये लोग तबाह होने से बच जाएंगे। उस योजना कई फायदे हैं। जो आपके तिलन दलन पैदा होता है आज हम इम्पोर्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हमारे इम्पोर्ट बंद होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए। इन 13 जिलों में कैपेसिटी है तिलन को, दलहन को, सरसों का। तो आप देखिए क्या है यहाँ पर, ये एक्सपोर्ट होने की स्थिति आ सकती है इम्पोर्ट की बजाय, और आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ सकती है। तो राष्ट्रीय हित के अंदर भी इस परियोजना को जल्दी पूरा करें। हाथ में लेकर अंदर सरकार राष्ट्रीय परियोजना बनेगी तो नेचुरल लगी, उनकी पंचायती चलेगी, छोटी मोटी कमियां वही वो ठीक कर लेंगे।
राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में अतिवृष्टि की स्थिति होने और नदियों में जल स्तर बढ़ने पर चंबल बेसिन आयोग ने कहा कि स्थिति अभी नियंत्रण में है और आयोग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। मंडलीय अधिकारी विवेक कुमार सिंह ने जयपुर में बताया कि जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यरत चंबल मंडल के अधिकारी चंबल और इसकी सहायक नदियों काली सिंध, शिप्रा, पार्वती, परवन, मेज और बनास से डाटा एकत्रित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी से समय पर कदम उठाने पर आपात स्थिति की संभावना बहुत कम हो गई है। जयपुर जो है यमुना बेसिन संगठन के अंतर्गत कार्य कर रहा है। हमारा मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है और यहाँ पर हम चंबल बेसिन के अंतर्गत 34 मैनुअल हमारे हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन स्टेशंस हैं और 68 टेलीमेट्री स्टेशंस हैं जो चंबल बेसिन में मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित हैं। हम यहाँ पर जल स्तर, डिस्चार्ज, वाटर क्वालिटी और सिल्ट का डेटा रेगुलरली कलेक्ट करते हैं और मानसून काल में वाटर लेवल जो है उसका आवरली डेटा कलेक्शन हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है। और इसी के साथ ही साथ हम मानसून काल में बाढ़ पूर्वानुमान और जो बांध हैं राजस्थान में उनके लिए हम इन्फ्लो फोरकास्ट भी जारी करते हैं। हमारी तरफ से पूर्व में ही सारी तैयारियां कर ली गई थी और इस वर्ष मैं आपको बताना चाहूँगा हमने राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन के सहयोग से और जिला प्रशासन के सहयोग से जितने भी फ्लड प्रोन एरिया हो सकते हैं वहाँ पर डेंजर लेवल पहले से फिक्स करा लिए थे, जिसका हमें काफ़ी लाभ मिला। और जैसे कि पूर्वानुमान जारी किया गया था दिनांक 23 की मध्यरात्रि से ही गांधी सागर के जलग्रहण क्षेत्र में काफ़ी बारिश हो रही थी और उसके बाद हमने गांधी सागर डैम के लिए एक इन्फ्लो फोरकास्ट जारी किया 22 तारीख को। और कोटा शहर में जिस प्रकार की बारिश थी और बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रहे थे, हमारी फ्लड क्राइसिस मैनेजमेंट टीम केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा हस्तक्षेप किया गया और ये डायरेक्शंस जारी किए गए कि निर्धारित सीमा से अधिक पानी को रोका जाए, जिससे कि कोटा शहर में बाढ़ से निपटने के लिए समय मिल सके और निचले इलाकों को खाली कराया जा सके। राजस्थान विश्वविद्यालय सहित प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हुए चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। महारानी महाविद्यालय में मानसी वर्मा अध्यक्ष चुनी गई, वहीं महासचिव पद पर ज्योति राठौड़ और उपाध्यक्ष कपीशा बनी, संयुक्त सचिव शहनाज बनी है। इसी प्रकार महाराजा कॉलेज में संदीप गुर्जर अध्यक्ष बने हैं। यहां महासचिव पद पर सार्थक, उपाध्यक्ष पद पर गोविंद और संयुक्त सचिव पद पर अतुल शर्मा विजयी रहे। राजस्थान कॉलेज अध्यक्ष पद पर लक्ष्यराज सिंह चूड़ावत और कॉमर्स कॉलेज आदित्य शर्मा अध्यक्ष पद पर विजयी रहे। इस बीच मतगणना स्थलों के बाहर पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही किसी भी तरह के विजय जुलूस और रैली पर रोक लगाई गई है। मतगणना स्थल पर केवल पासधारियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं को भी पास के आधार पर प्रवेश के बाद बाहर आने जाने पर रोक लगाई हुई है। प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर, चूरू और जालोर में कोरोना से एक मौत हुई है। वहीं इस दिन 495 नए संक्रमित सामने आए हैं। हालांकि इस बीच 641 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 3659 रह गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला समानता दिवस के अवसर पर जयपुर में महिला निधि योजना का लोकार्पण किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए राज्य में लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की बेहतर स्थिति के लिए कानून के अलावा सामाजिक सोच में भी बदलाव की जरूरत है। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और मुख्य सचिव उषा शर्मा उपस्थित रहे। उनको सशक्त करने का बहुत बड़ा निर्णय किया है। इससे हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। ये लिखना पड़ा इकोनॉमिस्ट ने, इकोनॉमिस्ट जो थे उनको लिखना पड़ा। और वो देख रहे हैं आप लोग, पहले गांव में जो पूछ होती थी महिलाओं की, आप जानते हो क्या होती थी? आज वो सरपंच बनती है, प्रधान बनती है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, पार्षद बनती है। आरक्षण ने इसलिए संभव हुआ है। अब धीरे धीरे वो गुंगरी ऊपर हो गया
और महिला कहने लगी आप घर पधारो अपने पति को, घर पधारो मैं अपना संभाल लूंगी काम। ये ताकत महिलाओं की पैदा हो गई है। महिला दिवस समानता का यही मुख्य उद्देश्य है कि सभी महिलाओं को, सभी पुरुष और महिला एक समान है, समान अधिकार हैं सभी चीज़ों में। तो ये जागृति पैदा करनी चाहिए और होनी चाहिए सभी महिलाओं को। इस महिला दिवस के मौके पे हमारे ICDS से 1500 मानदेय कर्मी इकट्ठी हुई हैं, सभी अधिकारी कर्मचारी हैं, राजीविका से भी काफ़ी लोग हैं, SHG से भी काफ़ी लोग हैं। तो आज यही उद्देश्य से हमारे माननीय मंत्री महोदय ने और मुख्यमंत्री महोदय ने ये आयोजन किया है। आज महिला समानता दिवस है और आज महिला भी पुरुष से पीछे नहीं है, पुरुष के बराबर से कंधा मिला के चल रही है। खुशी इसी बात में हमारी दीदी इतने ऊपर तक जा रहे हैं, तो आगे वो इस तरीके से बढ़ते रहे। ये देख के मेरे बाजरी के बिस्कुट का काम चल रहा है, तो मैं आज यहाँ पर CM साहब से मिली हूँ। मुझे मिलकर इतनी खुशी हुई है और उन्होंने हमारा बाजरे का बिस्कुट भी टेस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब करके और देख के। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने हनुमानगढ़ जिले के नव क्रमोन्नत तहसील पल्लू के शिलालेख का अनावरण किया। इस अवसर पर बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप सिंह चौधरी, केशकला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, नौहर विधायक अमित चाचान के अलावा जिला प्रमुख कविता मेघवाल और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई तहसील और उप तहसील बनाने के मापदंडों में शिथिलता देते हुए मंजूरी दी है, जिसका आमजन को बड़ा लाभ मिलेगा। के बाद 392 तहसीलें कर दी हैं, 270 उप तहसील खोल दी, 315 SDM ऑफिस कर दीजिए। कभी जमाने में 100 SDM ही नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब जब अशोक गहलोत जी सत्ता में आए तब तब प्रशासनिक ढांचे का भी विकेंद्रीकरण हुआ और सत्ता का भी विकेंद्रीकरण हुआ। इसी का परिणाम है कि आज हम यह पल्लू के अंदर इसका लोकार्पण कर पा रहे हैं। आने वाले समय में बेरोजगार लड़कों को रोजगार देने के लिए भी भर्तियां खोली गई है। इसके साथ ही राजीव गांधी खेलो ग्रामीण ओलंपिक योजना भी शुरुआत की है। आज आप देख रहे हो जिस तरह बच्चों में सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी चीज़ें, आंखें भी खराब हो रही हैं, सामाजिक समरसता टूटती है। इस खेलों से एक सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन बढ़ता है, जातिवाद खत्म होता है, धर्मवाद खत्म होता है, एक टीम की भावना आती है। अगर उस भावना पे सब लोग लग गए तो वापिस राम राज आने में कोई दिक्कत नहीं। मैं यही आपको बात बता रहा हूँ, कस्टोडियन भूमि के अलग नियम बने हुए हैं, फिर भी अगर उसमें दिक्कत आ रही नियमों को बदलने में कोई दिक्कत भाई अड़चन SDM को आ रही है तो नियम बदल देंगे। अगर उसके रहते हुए अगर SDM जानबूझ के नहीं कर रहा है तो जिला कलेक्टर को कह के उसको पाबंद कर देंगे ताकि उन किसानों को फायदा मिले। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भरतपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला परिवहन अधिकारी अनिल कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी दिलीप तिवारी और दलाल कपिल शर्मा को 37,200 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत की राशि परिवादी से उसकी फर्म द्वारा करवाए जा रहे नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्य की एवज में ली गई थी। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय आयुर्वेद अग्निकर्म एवं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर राष्ट्रीय आयुर्वेद कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में आज दूसरे दिन विभिन्न विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए गए। कार्यशाला के समन्वयक डॉक्टर CR यादव ने बताया कि वैश्विक स्तर पर समग्र स्वास्थ्य की परिकल्पना को साकार करने में आयुर्वेद सक्षम भारतीय चिकित्सा पद्धति है। को ध्यान में रखते हुए जो आयुर्वेद के पुराने सिद्धांत हैं उनको आज के संदर्भ में पुनः परिभाषित करने और पुनः उनका संस्थापन करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और विश्व आयुर्वेद परिषद के संयुक्त तत्वावधान में एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। अग्निकर्म के जो प्रक्रिया है उसके बारे में प्रतिभागियों को बताया था। साथ ही उन सभी प्रतिभागियों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग यानी कि प्रतिभागियों के द्वारा रोगियों पे अग्निकर्म का प्रयोग करवाया गया था, जिससे कि उनके अंदर
किस तरीके से अग्निकर्म करता है और एक विश्वास पैदा हो। जो डायबिटीज़ है, आपकी ओबेसिटी है, आपके पेन मैनेजमेंट की जितनी सारी हैं, या आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, सीजन के अनुसार आपकी बॉडी के अनुसार किस तरीके की डाइट होनी चाहिए, आपका रहन सहन यानी कि आपका सोने का समय कितना रहना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज जो दूसरा दिन है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के ऊपर इसको पूरी तरीके से फोकस किया गया है। आने वाले समय में भी संस्थान और विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से नाड़ी विज्ञान जैसे विषय के ऊपर भी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। डॉक्टर CR यादव। हु इज हुसैन संस्था की ओर से आज वृहद स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जयपुर में 2 स्थानों पर शिविर आयोजित किए गए। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। संस्था की कनीज हैदर रिजवी ने बताया कि रक्तदान महादान है जो बहुत से लोगों के जीवन को बचा सकता है। हमारा टारगेट 50,000 यूनिट कलेक्ट करना है। चूँकि हु इज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में इंसानियत के लिए काम करती है और हमारा जो टारगेट है, जो गोल है वो 50,000 है और जिससे 50,000 से हम 1.5 लाख लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि 1 यूनिट से 3 लोगों की जानें बचती हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना शेखावटी क्षेत्र के पात्र परिवारों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। अभियान को महिला अधिकारिता से जोड़ते हुए चुनिंदा लाभार्थियों को पट्टा वितरित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी और महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्योला ने सांकेतिक रूप से मॉडल घर में गृह प्रवेश कर महिलाओं का हौसला बढ़ाया और उस मॉडल का जो है फीता काट करके जो है एक तरह से गृह प्रवेश जिसको कह सकते हैं वो कराया गया था। जो लाभान्वित महिला थी उसको मौके पे उसने बहुत ही अच्छा घर बनाया और उसका आज इस तरह से सांकेतिक गृह प्रवेश हुआ। आज महिला अधिकारिता विभाग और राजीविका द्वारा जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि महिला समानता दिवस मनाया जा रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक महिला के नाम से सांकेतिक घर गृह प्रवेश उसका करवाया गया, जो कि बहुत अच्छा कार्य था और नया भी था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें कि गरीब लोगों को घर दिया जाता है। यह घर महिलाओं के नाम से आवंटित किया गया है। इसमें महिला मालकिन होगी घर की, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है और नवीनता भी दिखाता है। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के तहत जयपुर की ग्राम पंचायतों में विशेष अभियान चलाकर टीबी के इलाज के साथ जागरूकता बढ़ाई जाएगी। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि अभियान के तहत ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है और अगले साल 24 अप्रैल तक का लक्ष्य रखा गया है। 2023 तक चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान ग्राम और वार्ड स्तर पर डोर टू डोर सर्वे कराया जाएगा। इसमें टीबी संभावित मरीजों की जाँच की जाएगी और उनसे टीबी रोग पाए जाने वाले मरीजों का निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस अभियान में सहयोग दें और क्षय रोग का उन्मूलन करने की दिशा में एक और कदम बढ़ा सकें। फिक्की की ओर से जयपुर में IoT समिट आयोजित की गई। कार्यक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव मुग्धा सिन्हा ने कहा कि प्रौद्योगिकी और IoT को उद्यम में समाहित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कनेक्टिविटी में आसानी हो सके। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकियों की संख्या, उनके विविध उपयोग, गति और पैमाने के साथ इसके प्रसार यानी 4A पर ध्यान देने की जरूरत है। उनसे एक परिचर्चा होगी, तो एज पॉलिसी मेकर हमें भी सीखने को मिलेगा कि कैसे आगे आने वाले टाइम्स में इंटरफेस जो है बहुत इंटरकनेक्टेड होने वाला है। जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है वो कनेक्टिविटी पे बेस्ड होगा। तो किस तरह से हम जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो आगे जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होते हुए चीज़ें होनी हैं, चाहे डीप मशीन लर्निंग हो, सुपरवाइज्ड ML हो, एल्गोरिथम्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो इनका किन किन क्षेत्रों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें इन सब के बारे में आगे की दूरदर्शी सोच रखते हुए किस तरह से अपनी प्रेजेंट पॉलिसीज़ को कंप्लायंट करना है या उनसे एट टैंडम करना है,
उसके बारे में आज शायद यहाँ पर चर्चा होगी। करीब 7 बिलियन लोग हैं अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर और करीब 15 बिलियन डिवाइसेस वर्ल्ड में लगी हुई हैं IoT की आज की तारीख में। इंडिया में करीब 2 बिलियन डिवाइसेस का एस्टीमेट है 2022 के एंड तक। मतलब हर 1 बिलियन 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, 2 बिलियन डिवाइसेस हैं। तो आप देखिए पेनिट्रेशन इज इंक्रीजिंग तो उसके फ़ायदे होते हैं, चाहे वो कनेक्टेड कार्स हो, चाहे वो हमारे हाथ में वायरलेस डिवाइसेस हैं, चाहे हमारे जो स्मार्ट वॉच हैं, चाहे हमारी कार्स हैं, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। और ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं आसान करती हैं। IoT इज़ गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट एंड क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं उससे बचाव के लिए भी, उसके सिक्योरिटी इशूज़ के लिए भी, और हमारी ज़िंदगी में वो पॉजिटिव बदलाव कैसे लेकर के आएगा। जबकि हम 5G के युग में बढ़ रहे हैं, 5G आने वाला है, उससे और क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं, इन सब पे यहाँ चर्चा होगी। जयपुर में प्लाज्मा ज्ञान पर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस है और इसका विज्ञान के कई क्षेत्रों में प्रयोग होता है। इसमें मुख्यतः तकनीक, मेडिकल, पॉल्यूशन कंट्रोल, एरो इंजीनियरिंग शामिल है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों में प्लाज्मा तकनीक के प्रति जागरूकता के लिए 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। CV instead of a bioprofile. So, but thank you very much and congratulations to the Birla Institute today for doing this IPR outreach program. एशिया कप 2022 की शुरुआत आज से हो रही है। दुबई में खेले जाने वाले मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान समेत कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही है। आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 15 दिन में 13 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम का लक्ष्य इस खिताब को जीतने के साथ T20 विश्व कप की तैयारियों को पुख्ता करना होगा। प्रदेश में कल से बारिश का दौर लगभग थम सा गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3-4 दिन राज्य में कहीं कहीं मामूली बारिश को छोड़कर कमोवेश यही स्थिति रहेगी। इस बीच प्रदेश के अधिकांश भागों में नदी, तालाब और बांधों में पर्याप्त पानी आ चुका है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। कोटा जिले के खातोली, चित्तौड़ के बड़ी सादड़ी में 3 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई है। वहीं भरतपुर के नगर, धौलपुर तहसील और मनिया के अलावा जयपुर के पावटा में 2 सेमी और उदयपुर के साराड़ा, सलुम्बर, करौली के मंडरायल, बूंदी के नेनवा, सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में 1-1 सेमी वर्षा दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर सहित 3 जिलों के पेयजल का प्रमुख स्रोत बिसलपुर बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता के स्तर को पार कर गया है। बांध की क्षमता 315.50 मीटर पहुंचने पर 2 गेट खोले गए हैं, जिनके जरिए अतिरिक्त 6000 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू हो गई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य खबरें एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर। अहमदाबाद और भुज में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस यूयू ललित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। मामलों को सूचीबद्ध करने में पारदर्शिता लाने का रहेगा प्रयास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के अतिवृष्टि प्रभावित धौलपुर जिले का किया हवाई सर्वेक्षण। कहा, सर्वे कार्य जल्द पूरा कर लोगों को दिया जाएगा संबल। चंबल बेसिन आयोग ने कहा, स्थिति अब नियंत्रण में। राजस्थान विश्वविद्यालय सहित प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में चुनाव के परिणाम जारी। महारानी महाविद्यालय में मानसी वर्मा और महाराजा कॉलेज में संदीप गुर्जर बने अध्यक्ष। और प्रदेश में मानसून की तेज बारिश का दौर फिलहाल थमा। अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों में स्थिति हो रही है सामान्य। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ सेना का राहत कार्य जारी।